सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है एचआर ने आपका रिज्यूमे कभी देखा ही ना हो। ये एटीएस एक्चुअली में होता क्या है? क्या ये सच में रिज्यूमेस को रिजेक्ट करता है? कैसे काम करता है? आप अपने रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं जिससे इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस इंप्रूव हो जाएं? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कितने लोगों ने 100 से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किया है? करीबन 200 जॉब्स, 500 जॉब्स, और फिर भी इंटरव्यू कॉल या तो आया ही नहीं या सिर्फ 1 या 2। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। और हाँ, प्रॉब्लम हमेशा आपकी स्किल्स नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम आपका रिज्यूमे होता है। सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है एचआर ने आपका रिज्यूमे कभी देखा ही ना हो। हेलो एवरीवन, आई एम अरीना और इस चैनल पर हम बात करेंगे एचआर, करियर, जॉब और रिज्यूमे से जुड़ी प्रैक्टिकल टिप्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एटीएस के बारे में। ये एटीएस एक्चुअली में होता क्या है? क्या ये सच में रिज्यूमेस को रिजेक्ट करता है? कैसे काम करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं जिससे इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस इंप्रूव हो जाएं। वीडियो के एंड तक आपको रिज्यूमे स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। पार्ट 1, रियलिटी चेक। आज जॉब मार्केट पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एक सिंगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ओपनिंग पर कभी कभी 500 से लेकर 5000 एप्लीकेशंस तक आ जाती हैं। अब एक रिक्रूटर को इमेजिन कीजिए, उसके पास सिर्फ एक रोल नहीं होता, कभी 10 रोल्स, कभी 20, कभी उससे भी ज्यादा। अगर हर रेज्यूमे को 5 मिनट देखना पड़े तो सिर्फ 1000 रेज्यूम्स देखने में 5000 मिनट्स लगेंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी एटीएस का यूज करती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा मिथ शुरू होता है। लोग कहते हैं एटीएस ने मेरा रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया। सच क्या है? एटीएस का प्राइमरी काम रिज्यूम्स को ऑर्गेनाइज करना, सर्च करना और रिक्रूटर्स के लिए रेलेवेंट प्रोफाइल ढूंढना होता है। हायरिंग डिसीजंस आखिरकार लोग ही लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एटीएस होता क्या है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां करीबन 10 लाख बुक्स रखी हैं। अगर कोई कैटलॉग ही ना हो तो आपको एक बुक ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? शायद 4 घंटे, 5 घंटे, कभी कभी शायद पूरा दिन। लेकिन अगर सर्च सिस्टम हो और आप सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग टाइप करें तो रेलेवेंट बुक्स तुरंत मिल जाती हैं। एटीएस भी कुछ ऐसा ही करता है। ये रिज्यूमे को ऑर्गेनाइज करता है, इंफॉर्मेशन को सर्चेबल बनाता है और रिक्रूटर्स को उन प्रोफाइल तक पहुंचने में मदद करता है जो रोल से मैच करती हैं। इसीलिए एटीएस को दुश्मन मत समझिए, हमें रिज्यूम को क्लियर और रेलेवेंट बनाना चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं द कॉमन रिज्यूमे मिस्टेक्स दैट एवरी वन ऑफ अस डू। मिस्टेक नंबर 1, सेम रिज्यूमे एवरीवेयर। सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है, एक ही रिज्यूमे हर कंपनी को भेजना। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट और रेस्ट एपीआई लिखा है और आपके रिज्यूमे में सिर्फ जावास्क्रिप्ट मेंशन है तो रिक्रूटर को रेलेवेंस कम लगती है। हर एप्लीकेशन से पहले रिज्यूम को रोल के हिसाब से अपडेट कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, फैंसी टेम्पलेट्स, कलरफुल ग्राफिक्स, प्रोग्रेस बार्स, स्टार्स, आइकन्स, ये सब कुछ रेलेवेंट नहीं होता। ये बेशक इंप्रेसिव हो सकता है लेकिन इंटरैक्टिव बिल्कुल नहीं होता। देखने में अच्छा लग सकता है लेकिन हर कंपनी को ये जरूरी नहीं लगता। इसके बजाय क्लीन, रीडेबल फॉर्मेटिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। मिस्टेक नंबर 3, नो अचीवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वर्कड ऑन वेबसाइट, दिस इज रॉन्ग। और सही क्या है? डेवलप्ड कंपनी वेबसाइट दैट रिड्यूस पेज लोड टाइम बाय 35%। डिफरेंस दिखा? अचीवमेंट नंबर्स के साथ ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। मिस्टेक नंबर 4, स्पेलिंग एरर्स। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी रिक्रूटर को केयरलेस इंप्रेशन दे सकती है। रिज्यूमे भेजने से पहले हमेशा प्रूफ रीडिंग कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, वीक प्रोजेक्ट्स। सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम मत लिखिए, बताइए प्रॉब्लम क्या थी, क्या बिल्ड किया, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की, रिजल्ट क्या मिला। मिस्टेक नंबर 6, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्लास 5th प्राइज, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, इनकी जनरली जरूरत नहीं होती है। रिक्रूटर को रोल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मिस्टेक नंबर 7, पुअर रीडेबिलिटी। अगर रिक्रूटर रिज्यूम खोलते ही कंफ्यूज हो जाए तो चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। वाइट स्पेस रखिए, प्रॉपर हेडिंग्स रखिए, कंसिस्टेंट फॉन्ट रखिए, रीडेबल लेआउट बनाइए। चलिए अब बात करते हैं कि रिक्रूटर एग्जैक्टली देखता क्या है। आप एक रिक्रूटर की सीट पर बैठे हैं, रिज्यूमे ओपन हुआ, सबसे पहली नजर कहाँ जाती है? नेम, करंट रोल या एजुकेशन, रेलेवेंट स्किल्स और रीसेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स जल्दी ही समझ आ जाएं तो रिक्रूटर और डिटेल में पढ़ता है। इसीलिए रिज्यूमे का ऑब्जेक्टिव इंप्रेस करना नहीं होता है, इंफॉर्मेशन को क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिज्यूमे चेकलिस्ट। रिज्यूम भेजने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। रोल के हिसाब से कस्टमाइज किया, रेलेवेंट स्किल्स क्लियरली लिखे, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए, अचीवमेंट्स में नंबर्स दिए, ग्रामर और स्पेलिंग चेक की, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया। अगर इनमें से किसी का आंसर नो है तो सबमिट करने से पहले उसे इम्प्रूव कीजिए। तो आज हमने समझा कि एटीएस क्या है, रिज्यूम स्क्रीनिंग का प्रोसेस कैसे होता है और कौन सी मिस्टेक्स आपके चांसेस कम कर सकती हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 रिज्यूम्स कंपेयर कराऊंगी, एक ऐसा रिज्यूम जिसे देखकर रिक्रूटर आगे बढ़ने की सोचता है और एक ऐसा रिज्यूम जो इम्प्रूवमेंट मांगता है। अगर आप अपनी जॉब सर्च को सीरियसली लेना चाहते हैं तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए रिज्यूम, ताकि मुझे पता चले कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।